नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है वार्तालाप और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि हैं सुश्री भारती शर्मा, सुपरिचित रंगकर्मी, निर्देशिका और अभिनेत्री। आपका बहुत एक लंबा अनुभव है रंगमंच के साथ और उनके रंगमंच से संबंधित क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम उनसे आज बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में हम आज के इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर यहाँ पर जोड़ेंगे सुश्री भारती शर्मा को। आइए जो हमारे आज की विशेष अतिथि हैं भारती शर्मा जी, उनको हम पहले मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज की ये बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार भारती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी बहुत अच्छा लगता दर्शकों है को भी। आप जी आप हमारे साथ जुड़ गए। अब इस बीच में देखिए हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। अब जी रमेश चंद्र शुक्ल जी उत्तर प्रदेश कानपुर से जुड़ गए और अच्छा नमस्कार। हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। अब जी बस सबके पास आज का ये नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। अब मित्र जुड़ने शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आपको आज के इस मंच पर उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद। भारती जी, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय दे दूं। आपका अनुभव तो बहुत बड़ा है रंगमंच के क्षेत्र में। इस बीच में पूनम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई और सोसी मधु जी भी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गई। तो बहुत सारे जी मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। पूनम शर्मा जी मुंबई से जुड़ गई, सरोजनी कौशिक जी जुड़ गई, अनिल मीर जी जुड़ गए, बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए। तो आपका जी स्वागत कर रहे हैं। तो शुरू में दो शब्द धन्यवाद। उनके लिए, मित्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से आप लोगों से भी मुलाकात हो गई है। जी मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा भारती शर्मा जी के बारे में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया है। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे क्योंकि बेस तो आपका वही से है जो आपकी रंगमंच की ओर जो आपका पदार्पण हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने स्तर पर क्षितिज थिएटर ग्रुप की स्थापना की है। नाटकों में, बहुत सारे नाटकों में आपका अभिनय और निर्देशन का अनुभव है। आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल्स में भाग लिया है बहुत सारे, उसके बारे में भी आपसे हम विस्तार से बात करेंगे। और रंगमंच के क्षेत्र में आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं भारती जी। आपको फेलोशिप भी प्रदान किया गया है, उसके बारे में आपसे हम जानकारी ले लेंगे। और आपको महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये संभवतः 2019 का पुरस्कार था जो जी आपको जी संगीत नाटक अकादमी की ओर से मिला है। जी जी तो ये मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया आपके बारे में, लेकिन रंगमंच में जो आपका अनुभव है, आपका कार्य है और खास करके जो आपके प्रोडक्शंस हैं, आपके जो रंगमंच पे आपने प्रस्तुतियां की हैं, बहुत ही काबिल तारीफ हैं। हमने उसकी बहुत प्रशंसाएं सुनी हैं उनके बारे में। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप अनुमति देंगे तो मैं जल्दी से अपने और कुछ मित्रों का नाम बता दूंगा। सरिता कुमार जी हमारे साथ जुड़ गई, बलविंदर सिंह अत्री जी, संतोष रैना जी, सदानंद मिश्र जी, सरोजनी कौशिक जी का नाम मैंने बता दिया। रीता कौत्रू जी आप मुंबई में हैं, आप सीरियल्स में काम करती हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। और इस बीच में बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे भारती जी ये जानना चाहूंगा कि जी आपने एमए हिंदी किया, क्या करते हैं ना, पहले ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई सोचता है चलो अब मैंने हिंदी में किया तो डॉक्टरेट कर लेते हैं, प्रोफेसर हो जाएंगे
या और कहीं पर इस तरह का कोई नौकरी वगैरह मिल जाएगी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ है ग्रेजुएशन जी, क्या? जी, जी, तो जी। ये पोस्ट ये ग्रेजुएशन करके मैं तो नेशनल क्या स्कूल ऑफ क्या ड्रामा कैसे मन बनाया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप एकदम नेशनल स्कूल देखिए ड्रामा में चले? रंगमंच भी जी, रंगमंच भी एक साहित्यिक विधा ही है। नाटक साहित्यिक विधा है और मुझे साहित्य में शुरू से ही रुचि थी। बाकी जहाँ तक रंगमंच का सवाल है तो वो बचपन से ही शुरू हो गया था। तो जाना तो अल्टीमेटली एनएसडी ही था, रंगमंच ही करना था। पर मुझे साहित्य में रुचि बचपन से रही है। तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब उसको जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ लूँ, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिंदी में ही, जो मेरे बहुत काम भी आया आगे रंगमंच के क्षेत्र में। हिंदी भाषा की पकड़ को लेकर या बाकी साहित्य की समझ को लेकर। तो वो अचानक ही लिया हुआ डिसीजन नहीं था, वो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे साहित्य पढ़ना है, साहित्य हिंदी भाषा में मतलब आगे काम करना है, तो मुझे पढ़ना है। तो मैं सोच समझ कर ही एमए किया और उसके बाद फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं चली गई और हिंदी में ही रंगमंच करना था, इसीलिए हिंदी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो मतलब पहले से सोचा हुआ था कि ऐसे ही करना है। कॉलेज के दिनों में जब जो कॉलेज लाइफ थी आपकी और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में चले गए, तो उन जी दिनों ये क्या पहले से गतिविधियां चल रही थी? जी 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 अ, वो हाँ जी, वो ऐसा था कि कला और संगीत का जो माहौल था वो घर में बचपन से ही देखा है। पिताजी थोड़े संगीत में रुचि रखते थे और आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो दिल्ली में रामलीलाओं का बड़ा कल्चर हुआ करता था। तो हम छोटे छोटे थे तो पिताजी कुछ संगीत का या गाने का ऐसा कुछ हम लोगों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए आगे आगे बढ़ा देती। तो बचपन से ही वो माहौल घर में था इसका, कला का और इसका, संगीत का। तो वो शुरू से ही मतलब वो पता नहीं अनजाने कहाँ वो बीच बैठ गया, बचपन से ही रहा कि यही करना है, इसी रास्ते निकल गए। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई दूसरा रास्ता लिया और फिर अचानक रास्ते मोड़ लिए इस तरफ। तो वो एक सीधा सा रास्ता बचपन से ही मिल गया था। जी जी। जी जी तो जी शुरू शुरू में किन से ज्यादा प्रभावित रहे आप तो नाटक देखते भी रहते होंगे उन दिनों। जी तो जी जी दिल्ली में बिल्कुल तो वैसे भी नाटकों का बहुत चलन था उन दिनों, बहुत सारी गतिविधियां जी आजकल जी भी जी हैं। तो है। किन से ज्यादा प्रभावित थे आप? मैं ऐसा था कि मैं आई थिंक बहुत छोटी ही थी, 14-15 साल की थी। तो एक पहाड़ी नाटक कर रहे थे हमारे जानकार, अमुशी की रात। तो उसमें उनको एक अभिनेत्री चाहिए थी, तो उन्होंने पिताजी से बात की, उन्होंने कहा हाँ 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 ये करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैं चली गई और वहाँ मोहन उप्रेती जी आप शायद जानते हो, बहुत ही क्या बात नामी। है। जी जी जी। तो वो नाटक देखने आए थे। वो उस वक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में संगीत की शिक्षा दे रहे थे और पहाड़ी संगीत और उस पर उसके वो विद्वान थे, हमारे अल्मोड़ा के पहाड़ी संगीत और उस पर। तो वो वहाँ आए थे और वो उस वक्त एक ओपेरा कर रहे थे, राजूला मालुशाही उसका नाम था, जो कि एक फोक टेल है हमारे उत्तराखंड की, अल्मोड़ा की। तो उस पर बेस्ड एक ओपेरा वो कर रहे थे, राजूला मालुशाही, और उनको उसके लिए एक लीड एक्ट्रेस चाहिए थी जो कि गाना भी गाती हो, थोड़ा बहुत सुर हो जिसके अंदर। तो उन्हें मेरा अभिनय अच्छा लगा और उन्होंने पिताजी से बात की। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो आप इनको लेकर आइए अपनी बेटी को। तो मेरे पिताजी ही लेकर गए। तो वो मेरा पहला बड़ा एक ओपेरा था, राजूला मालुशाही। वो गा के ही वो पूरा नाटक हम लोगों ने किया था और जिसको कि आईसीसीआर के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका भी मिला और वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। और उत्तराखंड से लोग स्पेशली उस ओपेरा को देखने दिल्ली आया करते थे और साथ साथ 8-8 दिन कमानी ऑडिटोरियम बुक होता था और हाउसफुल होता था, ऑडियंस वापस जाती थी। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब लॉन्चिंग पैड था मेरे लिए। वो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, मोहन उप्रेती जी से बहुत कुछ सीखा।
फिर वहीं से मुझे फिर ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रास्ता भी दिखा। उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि तुम अभी क्योंकि बच्ची हो, छोटी हो, तो तुम्हें थोड़ा प्रशिक्षण लेना चाहिए रंगमंच का, अभिनय का, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तुम ज्वाइन करो। तो इस तरह से वो फिर वहाँ जाना हो गया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अप्लाई किया और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, क्योंकि वो एक ओपेरा था जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तमाम शिक्षकों ने और उस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब ने देखा था वो। तो मैं फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ चली गई थी। तो ये कौन सा वर्ष, कौन सा था साल, किस साल में? ये जो ओपेरा जो हम लोगों ने किया था वो समझ लीजिए कि 79-80 में हुआ था, और उसके फिर काफ़ी हम लोग 3-4 साल शोज करते रहे। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं 84 में गई थी, 1984 में, और 87 में फिर वहाँ से हम पास आउट हो गए। और पास आउट होने के बाद फिर 1 साल मैंने NSD रेपर्टरी में भी काम किया बतौर अभिनेत्री। उसके बाद फिर अपना ये क्षितिज संस्था बना ली थी और अपने हिसाब का काम फिर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन आपका है वो क्या दिल्ली में ही हुआ है? तो मूलतः कहाँ से हैं आप वैसे? मैं मूलतः उत्तराखंड से ही हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश और मेरी परवरिश और मेरी शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली की है। तो दिल्ली ही मैं पैदा हुई हूँ और यहीं पढ़ा है, यहीं सब काम किया है। जी, इसलिए आपको मैं ये इसलिए पूछ रहा था आपसे भारती जी, क्योंकि अक्सर ये दिल्ली में तो चूंकि अलग तरह का वातावरण है, यहाँ पर थोड़ा सा खुलापन है, इसलिए लड़कियों को उस समय नाट्य विद्यालय में जाने के लिए, नाटकों में काम करने के लिए, अभिनेत्री के रूप में या और किसी रूप में, तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं थी। और चूंकि आप उत्तराखंड से, तो ये परिवार में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई, ऐसी कठिनाई तो नहीं? अरे हम लड़की को एमए हिंदी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, अब तो नाटकों में काम करने बैठे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी खुद मुझे लेकर गए थे, वो बहुत खुले दिमाग के थे। मेरे घर में मेरे माता पिता को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, रिश्तेदारों को थी। तो फिर क्योंकि पिताजी बहुत खुले दिमाग के थे और उनको ये सब चीजें असर नहीं डालती थी, तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। तो वो खुद ही मुझे लेके गए, मोहन जी के पास भी वो ही लेके गए। पहला नाटक भी वो उन्होंने नहीं ये करेगी, तो खुद ही हमें प्रोत्साहित करते थे। तो घर में कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, रिश्तेदार तो बोलते ही थे। आप समझते हैं वो 79 और 80s का टाइम कैसा था, लड़कियों को थिएटर करना थोड़ा मुश्किल होता था। मतलब नहीं, परमिशन नहीं मिलती थी। अब तो बात अलग है, आज का समय बिल्कुल अलग है, पर हमारे समय में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी ही सपोर्ट कर रहे थे, तो ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो वही सबसे अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा, आपको तो ध्यान में होगा, जब आपका नेशनल स्कूल ड्रामा में जब आपका एडमिशन हुआ, उस समय डायरेक्टर अलगाजी साहब होंगे वहां पर? नहीं, उस वक्त थे BM शाह जी थे उस वक्त डायरेक्टर। अच्छा, उसके बाद शाह साहब आए। जी। हाँ, जैसे ही मैं गई हूँ 84 में, तो BM शाह जी आउटगोइंग डायरेक्टर थे और आए थे मोहन महर्षि जी डायरेक्टर बन के। तो हमें हमारे बैच को 3 डायरेक्टर मिले थे एक्चुअली। BM शाह जी थे, फिर मोहन महर्षि जी आए, उसके बाद आए रतन थियम 3rd ईयर में। तो ये 3 डायरेक्टर्स के साथ हम लोग उस वक्त काम कर पाए। हम लोग लकी बैच था हमारा कि हमें 3 डायरेक्टर्स। लेकिन मुझे याद है कि अलकाजी साहब, मैं भी एक बार गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपना इंटरव्यू वगैरह देने में, तो उन दिनों अलकाजी साहब थे, बहुत टफ डायरेक्टर थे, कहा जाता था उनके बहुत ज्यादा वो बहुत अपने काम के प्रति बहुत वफा, ईमानदार थे वो बहुत ज्यादा, और बहुत हार्ड वर्किंग थे और काम लेते थे बहुत ज्यादा। तो उनके साथ भी आपको काम करने का मौका तो नहीं मिला? उनके साथ, क्योंकि वो उस समय तक हम जब गए तो BM शाह जी से पहले बीवी कारंत थे, उनसे पहले अलकाजी रहे, तो वो ऑलमोस्ट उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे अलकाजी। लेकिन वो हमारे प्रोडक्शंस देखने आते थे जरूर, तो मुलाकात तो जरूर हुई है। और उनका तो ये था कि उनका तो टेरर था
मतलब अलका जी का उनका जो अनुशासन था रंगमंच में, जिस तरह का वो डिसिप्लिन और जिस तरह से वो काम को लेके जो एक सीरियसनेस होती है, वो जो एक ट्रेनिंग उन्होंने दी, वो एक वो उस एनएसडी के प्रोसेस में वो आगे तक चली, हमारे समय तक भी बहुत मतलब हम लोगों को एक डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया कि ये भी एक आप शौकिया नहीं कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनलिज्म है वो पैसे से नहीं तोला जाता है, वो एक एटीट्यूड है, वो एक एटीट्यूड है जो आपके अंदर होना चाहिए। आप जो भी काम करें उसको प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ करें तो वो बेहतर होगा ही होगा, और आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और उसको आप ही अपने उस पैशन को या अपने काम को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा तो क्या ही देगा। तो आप रंगमंच कर रहे हैं, उसको हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ये आपका आप इसको ये आपका प्रोफेशन है, और आप जब तक इसको सीरियसली नहीं करेंगे, जब तक पूरे डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे, आप इसको मास्टर नहीं कर सकते हैं। उनकी टीचिंग बाद तक भी रही। हम लोग क्योंकि थोड़ा बाद में ज्वाइन किया हमने, तो हमें वो सौभाग्य नहीं मिला अलका जी के साथ काम करने का, लेकिन हाँ उनके किस्से कहानियां और उनका जो एक प्रोसेस था वो हम तक पहुंचा, वो डिसिप्लिन हम तक पहुंचा, तो नहीं, ये भी उसमें बहुत कोई बड़ी शक बात नहीं कि बहुत डिसिप्लिन जी। थे वे। उनके बारे जी में मैंने भी बहुत सुना, हालांकि मैंने भी उनको एक बार तो फेस कर ही लिया था इंटरव्यू में। हालांकि मेरा जी सिलेक्शन जी। तो नहीं हुआ कई कारणों अच्छा। से, लेकिन जी जी। लेकिन लेकिन उनका नाम काफी सुना था और उनके बारे में तो बहुत बातें आई थी कि वो कितने टफ एडमिनिस्ट्रेटर और हाँ, बहुत अच्छे टीचर भी थे, सिखाने जी वाले भी बहुत अच्छे थे। और खैर जी। नाटकों के तो वो उनको महारत थी। तो भारत की। आपने फिर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब आपको एडमिशन मिला, तो फिर आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा? तो मेरा क्योंकि आप एक्टिंग था एक्टिंग। मेरा स्पेशल। जी जी जी। हमारे समय जी में 1.5 साल तक 3 साल का ये कोर्स था, तो 1.5 साल तो एक कॉमन टीचिंग होती थी, जिसमें कि सारी विधाएं रंगमंच की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको लेके ट्रेन किया जाता था, और लास्ट में फिर 1.5 साल हाफ ट्रेनिंग का जो हाफ पीरियड है वो स्पेशलाइजेशन होता था। तो हमें मतलब वो एक सुविधा मिली कि हम बाकी विधाओं को भी, रंगमंच से जुड़ी बाकी विधाओं को, कारपेंट्री है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, संगीत है, या सेट डिजाइनिंग है, तो ये सारी चीजें भी हमें वो उस 1.5 साल में सिखाई जाती थी। तो ये एक फायदा हमें हुआ उस वक्त, क्योंकि हमें वो बाकी चीजें भी 1.5 साल तक तो सीखने को मिली ही, लेकिन स्पेशलाइजेशन मेरा एक्टिंग में रहा है। जी, मैं आप तो अलका जी आप। की बात कर रहे थे, तो मैं जी जी। एक आपको घटना, मतलब हमने आँखों देखी तो नहीं है पर सुनी सुनाई है कि वो डिसिप्लिन के मामले में इतने वो थे, मतलब एक बार उनका नाटक देखने इंदिरा गांधी जी आई थी और वो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, शायद आपने सुना होगा। नहीं तो नहीं, वो बताइए, फिर भी आप हमारे जी जी मित्र जी, हैं वो उनके। 5 मिनट वो लेट हुई हैं और उन्होंने मतलब अंदर नहीं जाने दिया, परमिशन ही नहीं दी। पीएम खड़े हैं बाहर, पीएम खड़ी हैं बाहर, 5 मिनट लेट आ गई हैं, तो उन्होंने कहा, जो स्टाफ था वो आया कि सर पीएम आ गई, उन्होंने कहा नहीं 5 मिनट लेट है, उनको बोलो कल आइएगा। और उनकी भी देखिए, इंदिरा गांधी जी की भी मतलब ये महानता है कि वो वापस गई और अगले दिन टाइम से 5 मिनट पहले आई। क्योंकि तो ये मैं भी। बहुत मशहूर किस्सा है। नहीं नहीं, ये तो बात तो है ही बहुत, मतलब जिसको कोट किया जा सकता है। लेकिन भारती जी, जितनी बार मैं भी नाटक देखने गया हूं, तो वहां पर वो दो तीन बेल बजते हैं, और जी उसके बाद जब लास्ट बेल के बाद नोबडी इज अलाउड टू गो नहीं। इनसाइड, दरवाजे हाँ बंद हो जाए, चाहे चाहे बंद। ऑडिटोरियम खाली क्यों ना हो, जी जी। लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं मतलब नहीं। एक अनुशासन की बात जो हम कहते हैं, अनुशासन। जो जी अनुशासन होना चाहिए नाटक के प्रदर्शनियों में, वो वहां पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में देखा जा सकता था। जी जी। हालांकि अभी भी उसको वो वहां पर फॉलो करते हैं, उसको देखा जा सकता है अभी भी। तो हाँ हाँ, अच्छा, अभी भी follow करते जी जी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके समय में आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे इस समय जो एनएसजी से निकल कर आए हैं, जो कई लोग फिल्मों में गए हैं, कई लोग नाटकों के संसार में उन्होंने बहुत बड़ा नाम
बनाया है। तो कुछ ऐसे मित्र लोग थे, आपके क्लासमेट्स वगैरह थे जिनको आप याद करते हैं इस समय, और कोई कोई कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो आप यहाँ पर रिवील कर सकते हैं, सुना सकते हैं? जी, मतलब मेरे बैचमेट में लोग, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इरफान खान मेरे बैचमेट थे, हालाँकि वो अब रहे नहीं। उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी मेरी बैचमेट रही हैं। मीता वशिष्ठ मेरी बैचमेट रही हैं। आलोक चैटर्जी जो भोपाल में रंगमंच कर रहे हैं वो मेरे बैचमेट हैं। इद्रीस मलिक मेरे बैचमेट हैं। अशोक लोखंडे मेरे बैचमेट हैं। हमारे बैच के विपिन कुमार जो हैं वो सिक्किम में एनएसडी का सेंटर हेड कर रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो मेरे बैचमेट हैं। तो हमारे बैच में सभी लोगों ने मतलब बहुत अच्छा अपने अपने फील्ड में काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और हमारे बैच में किस्से तो मतलब बहुत रहे, बहुत सारे किस्से रहे हैं। अब मैं वही है कि एक किस्सा मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है कि सीमा विश्वास हमारी सीनियर थी, और उनका किसी उसमें किसी ने उनको छेड़ दिया था। वो रात को कहीं से आ रही थी और किसी ने उनको छेड़ा था, डीटीसी बस से आ रही थी, और आके उन्होंने बताया। तो हमारा पूरा मतलब पूरा हमारा एनएसडी का जितने तीनों साल के जितने भी स्टूडेंट थे, हम लोग तीनों वर्ष के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगले दिन बस स्टैंड पर खड़े हैं और उस बस की वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो कंडक्टर ही था जिन्होंने उनको थोड़ा सा बदतमीजी की थी। तो बड़े हंगामे हुए थे और हम पूरा रात भर, कुछ पुलिस केस हो गया था और हम लोग वहाँ बैठे थे, थाने में बैठे थे। और वो एक किस्सा था। इस तरह के बहुत हंगामे होते थे, लेकिन काम भी बड़ा अच्छा होता था। हमारे ही बैच के साथ एसेंट ऑफ फ्यूजियामा प्रसन्ना जी ने किया था, और वो इतना खूबसूरत नाटक हुआ। वो अभी भी लोग याद करते हैं उस नाटक को। उसमें इरफान खान थे, मैं थी, आलोक, हमारा पूरा बैच ही था, आलोक चैटर्जी थे, मीता वशिष्ठ, हम लोग। तो वो हालांकि वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन था, हम सेकेंड ईयर में थे, लेकिन उसका लेवल ऐसा था कि वो रेपर्टरी के लेवल का प्रोडक्शन हुआ था और बहुत तारीफ हुई थी उस नाटक की। बज्जू भाई हैं अपने, बजाज सर हैं, उन्होंने लोअर डेप्थ्स किया था, वो भी बहुत ही सुंदर नाटक हुआ। और ये मोहन महर्षि जी ने एडिपस किया था हमारे बैच के साथ, वो भी कमाल का हुआ। तो हमारा बैच थोड़ा धुरंधर था, बहुत अच्छे मतलब कलाकार थे हमारे बैच में, जो कि अभी तक अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे सीनियर भी बहुत ही अमेजिंग थे। पीयूष मिश्रा हमारे सीनियर थे, तिग्मांशु धूलिया हमारे जूनियर थे, संजय मिश्रा हमारे जूनियर थे। तो उस वक्त वो पूरा हमारा जो 3 साल के हम स्टूडेंट थे एनएसडी में, वो सब अभी मतलब बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो हम वही सब हम लोग याद करते हैं कि वो कमाल का था। पीयूष जी की बात हुई तो मैं एक किस्सा मैं फिर और शेयर करती हूँ कि वो हम नए नए रंगरूट थे फर्स्ट ईयर में हमें मालूम नहीं था कि वहाँ सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स के साथ किस तरह से मतलब क्या चलता है, क्या ट्रेडिशन है। तो होली का समय था और हमें कुछ नहीं पता था कि होली किस तरह मनाई जाती है, और पीयूष जी ने हम सब जितने हम नए बच्चे थे उनको भांग पिला दी। हाँ जी, वो हमारे मेस में दूध के ग्लास में, हमको मालूम भी नहीं था, हम सब पी के बैठे, पी लिए। तो किसी ने कम पिया, किसी ने ज्यादा पिया, तो बड़ा हुड़दंग हुआ था। वो बड़े बहुत मतलब बदमाश थे पीयूष जी तो वो उनके साथ भी ये किस्सा था कि वो भी इस तरह से बड़ी मतलब बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें हो जाया करती थी जी। अच्छा, वो समय ये जो नाटक वगैरह हो रहे थे, तो इसमें आपका आपका भारती शर्मा का क्या अभिनेत्री का ही रोल था, या आपने और भी कोई ऐसा काम किया है नाटकों के प्रोडक्शन में? क्योंकि देखिए, केवल काम करना ही नाटक नहीं होता है, ये तो एक जॉइंट वेंचर होता है। मेकअप होता है इसमें, लाइटिंग होती है इसमें, डायरेक्शन होता है इसमें, काम करना है, सेट डिजाइनिंग होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मेकअप, बहुत कुछ होता है इसमें। ये सब मिलके ही तो नाटक बनता है। तो बिल्कुल आपका आपका तो मल्टीपल रोल रहा होगा
ये आपकी अ, भूमिकाएं रही होगी? जी जी। जी, जी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 1.5 साल जो कॉमन एक टीचिंग थी हमारी, तो उस वक़्त तो हम सभी कर रहे थे सारा काम, जितना भी रंग मतलब म्यूज़िक भी कर रहे थे, लाइट भी हम मतलब चढ़ के ऊपर आप समझिए कि लाइट हम हैंग भी करते थे। है ना? बल्ब चेंज करना है, लाइट हैंडल करना है, डिमर हैंडल करना है, वो सब भी किया है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है, तो वो भी किया है, सेट डिज़ाइनिंग, इवन कारपेंटरी में जाके हम वो आरे से काटते भी थे, तो वो सब काम भी किया है। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ तो फिर बतौर अभिनेत्री ही मतलब हमें करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जब कॉमन सब्जेक्ट था तो फिर ये सारी विधाएं की, इसीलिए बाद में बाहर निकलने के बाद जब निर्देशन को मैंने अपनाया तो मुझे उसका फायदा मिला कि वो क्या? सब, हाँ जी, वो सब किया हुआ था काम और मालूम था कैसे होता है, कैसे करना होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। अ, जी। तो जी, अच्छा, एक कुछ याद करिए कि आपके जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 साल होते थे ना शायद आपके? जी, जी, तीन 3 साल साल, में अभी भी आपका, 3 साल। जी, है ना, 3 साल, 3 साल का जी, ग्रेजुएशन था आपका। जी, तो किसी जी। ऐसे प्रोडक्शन में, नाटक में, जहां पर आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई या मैं अपना रोल भूल गई है, या कोई लैप्स हो गया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बात रही है, या कोई ऐसी रिस्की वाली बात रही है, भैया ओहो ये तो यहाँ पर भारती शर्मा से ये गड़बड़ हो गई है, कुछ याद तो थोड़ा सा होगा आपको? आप सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर रहे हैं या उसके बाद का भी जो नहीं, पीरियड है उसकी भी बात? नहीं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उस दौरान की बात करता हूँ। उस देखिए ना, दौरान की बात। उस समय तो आप ट्रेनिंग में थे, इसलिए मैं कह रहा जी, हूँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रेनिंग के दौरान कभी-कभी ऐसा होता था कि आप मतलब हालाँकि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है अमूमन, डायलॉग भूल गए या कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं, पर हमारे एक नाटक में एक किस्सा हुआ जो मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे जी। ही बैचमेट थे, तो वो संगीत दे रही थी वो, और उन्हीं के मतलब उन 2 लोगों में उस वक़्त कुछ आपस में कुछ रिश्ते कायम हो गए थे। और नाटक में ये था कि वो कुछ युद्ध स्थल का नाटक था और उसमें बमबार्डिंग होनी थी। इफ़ेक्ट ये था कि बम गिरा है और हमारे ही एक बैचमेट थे, उनको उठ के गिरना था, उनके ऊपर बॉम्ब गिरा और उनको मरना था, कि वो उठेंगे और गिर जाएँगे, वो मर जाएँगे। तो जो जो संगीत दे रहे थे, तो वो अपना वो क्यू भूल गए। बॉम्ब गिराना था और इनको उठना था और गिर के मरना था, तो वो उन्होंने वो क्यू मिस कर दिया। वो उनसे, उनके जो साथी थे उनसे बैठ के वो गप्पे मार रही थी, तो वो मिस हुआ। हाँ जी, जी, वो मिस हुआ। और उसको जो जो मंच पर था मेरा साथी, तो उसको लगा कि शायद वो मिस हो गया, क्यू मिस हो गया, तो वो बिना मतलब वो उन्होंने कहा कि अब वो क्यू, उनके क्यू से आगे का नाटक चलना था, उनको मरना ही था, तभी आगे नाटक आगे बढ़ता। तो वो उठे और करके गिर गए। जैसे ही वो गिरे, तो जो संगीत दे रही थी उनको ध्यान आया कि ये क्यों देना है, अरे उन्होंने यहाँ वो तो, क्यों, जी, वो अच्छा। इफेक्ट दे दिया। अब इनको कुछ समझ में ना आए तो इन्होंने क्या किया, दोबारा उठे और दोबारा मर गए। अच्छा, अच्छा। जी, जी। तो बच्चे थे उस वक्त हम लोग, सभी नहीं नहीं, सीख रहे सही थे। बात, सही बात। नहीं, जी, इस पर तो मुझे भी एक बात याद आ रही है ना, जब रामायण होता था, तो जब जी हाँ, रामलीला होती थी उसमें रावण जब मरता था, तो फिर हाँ। आता था ऑडियंस में आवाज आती थी, वंस मोर, वंस मोर। वंस मोर, तो वंस तालियां मोर। बज, फिर वो खड़े जी, होके फिर मर जाते थे। फिर से तो मर इस तरह जाते से, थे। क्या बात है। जी, आखिरकार जी, जी। नाटक ही तो है, और नाटक नाटक में ही, रोचकता यही होती है। और यही खास है। करके जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, हाँ तो जी, यही चीजें सिखाती आदमी को। अच्छा, बिल्कुल। आपको एक चिंता नहीं बनी रही अपने ट्रेनिंग के दौरान कि जब मैं 3 साल कंप्लीट करूंगी, तो उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैं ये जानबूझ के आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे और बात करूंगा। तो उस जी, समय जी, आपको लगा नहीं, अब नाटक तो मैंने किया, ये जी। 3 साल का मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग की, अब उसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा? मेरी रोजी रोटी भी कमानी है और मेरा आगे का भी सोचना है। जी। तो ये चिंता नहीं बनी रही आपकी उस समय? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल थी। देखिए पहले 2 साल तो चिंता नहीं रही, क्योंकि पता था कि अभी तो ये 3 साल की ट्रेनिंग है।
बाद में सोचेंगे। लेकिन तीसरे साल जब हम निकलने वाले थे, तब ये चिंता थी कि अब आगे बाहर क्या करेंगे, किस तरह से मतलब रोजी रोटी तो चलानी है, कैसे होगा। और बॉम्बे में भी उस वक्त इतना मतलब स्कोप नहीं था, हालांकि आर्ट मूवीज बन रही थी, लेकिन उस वक्त इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी का भी, सीरियल वीरियल का भी ज्यादा काम तो नहीं होता था। तो ये चिंता तो थी, बिल्कुल थी। तो उसी चिंता में फिर ये हुआ कि चलिए एक साल रेपर्टरी में रह लेते हैं। तो फेलोशिप मैंने रेपर्टरी में ले ली थी, मुझे एक साल की फेलोशिप ले ली थी, तो एक साल रेपर्टरी में रहे। तो चिंता तो थी। फिर ये भी था कि कुछ और कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यही करना है। मैं आपको बताऊं उपेंद्र जी, मैं जब पढ़ रही थी, मेरा ग्रेजुएशन के तीसरे साल मैंने ओपन से शुरू कर दिया था और मैं जॉब करने लगी थी। मैं नेशनल हेराल्ड में थी, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में थी, तो मैं जॉब करती थी। जी, जॉब करती थी मैं। तो खुद को फाइनेंशियली खुद ही सपोर्ट किया, अपने आप ही किया। तो वो एक मतलब घर से भी मांगना, वो फिर बाद में ठीक लगा नहीं कि करना तो है। और दूसरा ये कि ये पैशन था और इसी में ही कुछ करना था, इसी से ही अपने जितना भी चले, जैसे भी चले, घर इसी से चलाना था। तो बहुत मतलब बहुत चिंताएं हुई और इधर उधर हाथ पैर मारे, एक साल रेपर्टरी में भी निकाला, लेकिन बॉम्बे जाना मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद उसी रेपर्टरी से निकलने के बाद पीटीआई टीवी का एक शो था, कल्चर मैगजीन थी, ताना बाना, अगर आपने देखा हो। सुरभि एक जी कल्चरल मैगजीन आती थी, तो जी 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 हाफ एपिसोड वो सुरभि के थे और हाफ एपिसोड ताना बाना के थे, जो कि पीटीआई टीवी का प्रोडक्शन था। और शशि कुमार जी थे उसके अंग्रेजी के एंकर, और हिंदी की एंकरिंग मुझे मिली थी। प्रसन्ना जी ही उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ही मुझे वहां पर काम दिलवाया, प्रसन्ना जी ने। तो वो लगभग 2 साल चला, करीब 49 या 50 एपिसोड उसके DD1 में ही आता था शो। तो वो एक काम जी मुझे मिल गया था, वो एक काम मिल गया था, जिससे 1-2 साल थोड़ा ठीक ठाक चलता रहा। और उसके बाद फिर वही हुआ कि कुछ कुछ अपने, कुछ दूरदर्शन की रॉयल्टी में मैंने बहुत काम किया है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए भी काफ़ी मैं काम करती रही। ये पता चला, हमारे एक टीचर थे, अध्यापक थे, जैन कौशल जी, अगर आप जानते हो, जी रेपर्टरी जी जी चीफ थे वो। हाँ, तो उन्होंने बहुत मतलब गाइड किया था कि देखो, अगर तुम लोग दिल्ली में ही रंगमंच करना चाह रहे हो, तो तुम क्यों नहीं संस्कृति विभाग जो है, ये कुछ कुछ वित्तीय सहायता देता है, वहाँ अप्लाई करो, देखो अगर कुछ मिल जाता है तो प्रोडक्शन का खर्चा निकल जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड किया, तो फिर ये एक संस्था बनाई और प्रोजेक्ट्स डाले, तो वो हो भी गए। हमें थोड़ा बहुत सहायता वहाँ से मिलने लगी। तो एक थोड़ा सा ये लगा कि चलिए, मतलब जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा, गुजारा चल जाएगा। तो इस तरह से काम करते रहे और प्रोडक्शन ग्रांट मिनिस्ट्री से थोड़ी बहुत मिलती रही और काम करते रहे। कुछ कुछ दूरदर्शन के लिए, टीवी के लिए जो भी काम मिलता था वो करते रहे और रोजी रोटी चलती रही। तो इस कहने का तरह से। मतलब है कि फिर नियमित रूप से आपने नौकरी नहीं की, आपने फिर नहीं। फ्रीलांसिंग, मतलब ऐसे ही आपने, जी तो जी। फिर आपका फिर शादी ब्याह भी हुआ होगा, और हाँ उस हाँ, दौरान बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर जी। ससुराल की तरफ से कोई ऐसा नहीं, वो बाध्यता भी तो? देखिए, मेरे मेरे बैचमेट ही थे, विपिन कुमार, मैंने बताया ना आपको कि जो हम्म, सिक्किम का जो सेंटर संभाल रहे हैं। तो जी 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 क्योंकि एक ही फील्ड से थे, तो हम्म मतलब ज्यादा वैसी दिक्कत कुछ हुई नहीं, और दिल्ली में ही काम हम लोग कर रहे थे। तो वो तो वैसा वो कुछ मुझे नहीं झेलना पड़ा, हम एक ही फील्ड के थे, एक क्लासमेट ही थे। तो वैसा वैसा कुछ वो दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, परेशानी रही कि भाई कैसे घर चलेगा और कैसे, लेकिन हो गया। देखिए, पैशन होता है ना, अगर आप कोई चीज पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कम भी मिले तो आप खुश रहते हैं। लेकिन जबरदस्ती कोई काम अगर आपसे करवाया जाए, आपको कितना भी पैसा दिया जाए, तो आप खुश नहीं है उस जगह पर, क्योंकि वो काम करके आप खुश नहीं है, आपको खुशी आपका काम दे रहा है। तो कम भी मिले तो चलता है। मैं भारती जी क्यों पूछ रहा था आपसे
क्योंकि आपने इतने उतार चढ़ाव देखे और 79 से आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ साथ फिर प्रोडक्शंस के साथ भी बहुत इन्वॉल्व रही हैं, तो जी आपको लगा नहीं कि अभी हम भारत में रंगमंच को और रंगमंच से जुड़े हुए लोगों को प्रोफेशनली डेवलप नहीं कर पाए, रोजी रोटी का साधन इसको नहीं बना पाए? जी यही चिंता मेरी थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा जी था। जी आपका जी अनुभव जी क्या बता रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि इतना बड़ा देश है और जी। यहाँ पर इतना बड़ा टैलेंट से, प्रतिभाओं से भरपूर है, भरा पड़ा है, तो हम इसको रोजी रोटी का साधन क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए उपेन जी, वो तो अभी तक नहीं बना है। इतने साल हो गए हैं मुझे, 40 साल से मैं रंगमंच बाहर कर रही हूँ। रंगमंच से रोजी रोटी नहीं चल पाती है, वो शौकिया ही रहा है अभी तक। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि ये देखिए, अगर आप एक नाटक करते हैं तो आपके अपने जानने वाले ही सबसे पहले पूछेंगे, भाई पासेस हैं क्या, टिकट नहीं खरीदना चाहते हैं, है ना, हम 2 लोग आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं, पासेस रखवा देना, आपके अपने जानने वाले ही बोलेंगे। तो वही वही वही। वो कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ कि हम रंगमंच टिकट खरीद के देख लें, है ना। तो फिल्म देखेंगे जरूर, कैसी भी घटिया फिल्म हो वहां पैसा खर्चा कर लेंगे, लेकिन रंगमंच में टिकट लेके जाना नहीं चाहेंगे। और दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे पास जो जितने ऑडिटोरियम्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। आप मतलब एक छोटे ग्रुप के लिए तो नाटक करना और ये मतलब एक अच्छे प्रेक्षागृह वो में करना बड़ा दिक्कत हो रही है। लाखों लाख का किराया हो रहा है। हम जब शुरू किया था उस वक्त ये इतनी बुरी हालत नहीं थी, तो उस लेवल पे तो कमर्शियलिज्म आ गया है, वहां तो पैसा बढ़ रहा है। लेकिन टिकट दूसरा, अभी एक दिक्कत और है कि जो 500 से ऊपर अगर आप टिकट रखते हैं तो जीएसटी का पंगा है। जीएसटी का पंगा सरकार ने डाला हुआ है, और छोटी संस्थाएं हैं उनके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो संभालना। अब जो बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी जीएसटी नंबर है। छोटी संस्थाएं एक नाटक, अगर 2 नाटक 3 नाटक साल में कर रहे हैं, वो जीएसटी के झंझट, उनके पास वैसे ही पैसा नहीं होता और वो जीएसटी के झंझट में कहाँ पड़े, तो वो 500 से ऊपर की टिकट भी नहीं रख पाते। तो अभी की तो दशा ये है। मैं ये कहूँ कि वो कल्चर ही डेवलप नहीं हो पाया हिंदी रंगमंच में खासकर। देखिए मराठी और गुजराती रंगमंच कमर्शियल हो गया है, वहाँ के अभिनेताओं को या वहाँ के कलाकारों को पैसे की दिक्कत नहीं होती है। उन्हें उन्हें पैसे के लिए कुछ और ऐसा करना पड़े वो उन्हें नहीं सोचना होता है। वो तो 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। उस तरह का हिंदी रंगमंच में नहीं हो पाया है, आज तक नहीं हो पाया है। बीच में बहुत सारी कोशिशें हुई, जब शीला जी थी उस वक्त बहुत लोग जाके उनसे मिले भी कि भाई थोड़ा ये जो टैक्स है या ये जो परमिशन है, आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं, पुलिस परमिशन लगाते हैं, उसमें थोड़ी उसमें राहत दीजिए हम कलाकारों को। कुछ हुआ भी था, लेकिन अभी फिर से वो दिक्कतें आ गई हैं कि आप वो जीएसटी 500 से ऊपर के टिकट में जीएसटी होगा। अब 500 रुपये, और 500 में भी अगर आप bookmyshow.com में डालते हैं तो वो उसका आपको पता ही होगा कि वो अपने टैक्सेस लगाते हैं, वो दर्शकों के लिए भी भारी पड़ता है, संस्था के लिए भी भारी पड़ता है। तो है, दिक्कतें तो हैं, क्या करें। तो आपने अपना थिएटर ग्रुप जो बनाया है, जी क्षितिज थिएटर ग्रुप, तो फिर उसके संसाधन कहाँ से, कैसे उसको मैनेज कर पाती देखिए, हैं? जैसा जैसा मैंने हालांकि अब तो ग्रांट भी नहीं आ रही है, तो हमें कुछ हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से सपोर्ट मिल रहा था पिछले 2 साल तक। अभी 2-2 साल का बैकलॉग लगा है। लेकिन यही वजह थी कि हमने फिर एक अपना मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कि आप अभिनय की शिक्षा प्रशिक्षण भी दें, तो जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत पैसा लें और उससे अपने नाटक करें, या वो जो पैसा आ रहा है उससे अपने नाटक के खर्चे उठाएं। बाकी घर गृहस्थी के लिए तो दूसरा काम है कि आप बीच में कुछ टीवी का काम कर लें या लिखने का काम कर लें या कुछ और काम कर लें। नाटक के लिए खर्चा फिर वहां से थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं हम लोग, या फिर कोई स्पॉन्सर शो आ जाता है, जैसे अभी साहित्य कला परिषद का मोहन राकेश सम्मान समारोह में हमने प्रतिभा जी का नाटक किया था, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ ये जब स्पॉन्सर शोज थोड़े बहुत आ जाते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन वही है, हैंड टू माउथ ही है उपेन जी।
मतलब आप समझ ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ये ऐसा दर्द है जो ना बयान कर सकते हैं नहीं, और ना इस नहीं, सह सकते हैं। अब नहीं, बिल्कुल। लेकिन लेकिन इसके साथ ही जीना पड़ता है, तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें? जीना पड़ता तो मतलब वही है कि ये काम आपको संतुष्टि दे रहा है, ये आपका पैशन है, आपको ये करना है। तो वो संतुष्टि जो मिलती है तो ये पैसा और ये चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती है। चलिए, नाटक एक ऐसी विधा है कि हम 5,000 में भी एक नाटक कर सकते हैं और उसके लिए 5 करोड़ भी कम पड़ सकता है ना? नाटक तो ऐसा है कि आप 5,000 के बजट में भी एक नाटक कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम में नहीं करेंगे, आप कहीं और छोटी जगह पर कर लें या अपने ही स्पेस में कर लें, स्टूडियो में कर लें या कहीं भी कर लें। तो यहाँ थोड़ा-सा बजट का ये होता है कि हम नाटक में जितना बजट है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है रंगमंच में कि आपको 20,000 में भी नाटक करना पड़े तो आप कर लेंगे और 20 लाख भी मिले तो भी हो जाएगा, तो फिर बड़े लेवल पे होगा। नहीं, वो तो तो बात ये है। अच्छा, जो बच्चे आपके थिएटर ग्रुप में आते हैं, क्या कभी जी। वो ये नहीं आपसे पूछते हैं कि ये बताइए मैम कि हमारा फ्यूचर क्या है, किस तरह से हम आगे इसको रोजी रोटी का साधन बना सकते हैं? तो उस समय आपको तो थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता होगा। समझाना नहीं, मैं तो डाँट देती हूँ उपेंद्र जी कि मतलब डाँटती इस मतलब मुझे वही लगता है ना कि देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो भटकाव में हैं। नेम फेम मनी, क्विक फेम क्विक मनी, वो ज़्यादातर अट्रैक्टेड हैं बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री से। और उनको बस सिर्फ ये है कि अपना एक्टिंग स्किल पर थोड़ा काम करना है तो वो 6-7 महीने साल भर कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे नहीं, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो इस तरह का ट्रेनिंग चला रहे हैं और अच्छा खासा मतलब चार्ज भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी है। तो मैं तो कुछ बच्चों को मैं समझाती भी हूँ कि भाई देखिए, और रिस्क ये भी है कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, आप एक डॉक्टर, आप एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर तो है नहीं, इंजीनियरिंग के बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर तो है नहीं। तो फिर वही बच्चा ये कहता है कि मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके छोड़ के आए हैं, बच्चे हैं जो सीए करके प्रैक्टिस में थे वो छोड़ के आए हैं, अच्छा खासा कहीं मतलब जॉब कर रहे थे वो छोड़ के आए हैं। तो उनसे मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो यही कहते हैं मैम वहाँ हमें खुशी नहीं मिल रही है, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो हमारा ये पैशन है, हमें ये काम करना है। तो अब फिर कहा क्या जाए, है तो दिक्कतें तो हैं। अब देखिए मेरा पैशन था तो मेरी भी ज़िंदगी तो निकल ही गई रंगमंच में जैसे-तैसे। तो फिर लगता है कि चलिए ठीक है, भाई बच्चे तो हैं नहीं, एडल्ट हैं तो अपना रास्ता खुद ही तय कर लेंगे जैसे-तैसे। पर दुःख होता है, मुझे पर्सनली बहुत दुःख होता है कि कई बच्चे हैं जो बेचारे, और आजकल बॉम्बे में देख लीजिए ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लाखों लाख चार्ज कर रहे हैं और कुछ कोई सही गाइडेंस नहीं होती बच्चों को। तो वहाँ भी बच्चे भटक रहे हैं, तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। जी, बहुत जी, ज्यादा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दुःख भी होता है, लेकिन फिर किया क्या जाए? वो कहते हैं कि हमें यही करना है, यहाँ हमें खुशी मिलती है, तो अब मैं उनको क्या समझाऊँ? मैं खुद सब कुछ छोड़ के इस फ़ील्ड में आई थी और अभी तक कर रही हूँ, तो फिर लगता है कि ठीक है भाई, आप लोग एडल्ट हैं, आप अपने हिसाब से तय करिए कि आपको क्या करना है। पर हाँ, दिक्कतें तो हैं, पर अगर वो काम जो काम आपको खुशी देता है, अगर वो कर रहे हैं और आप खुश हैं, तो ठीक है, तो नहीं, आप आपको आपको ये लग नहीं रहा है कि ये जो रंगमंच है या नाटकों का की जो ये विधा है, इसको इस रूप में भी सिलेबस में शामिल करना चाहिए, ताकि आगे जाके बच्चों को थोड़ी सी एक एक आधार तो मिलता कहीं पर अप्लाई करने के लिए या इसको प्रोफेशनल वे में लेने के लिए। स्कूल में आई थिंक कुछ प्रयास तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किए थे और कुछ जगह पे शुरू भी हो गया है शायद। स्कूल में ये थिएटर जो एक सब्जेक्ट के तौर पे आ गया है, लेकिन जिस स्तर पर आना चाहिए उस स्तर पर नहीं आया है अभी। हाँ, बिल्कुल स्कूल के लेवल पे ही अगर उन बच्चों को ट्रेनिंग मिलने लगे, तो शायद एक जो मैं कह रही हूँ कि रंगमंच करने का और देखने का जो कल्चर इंडिया में अभी नहीं हुआ है, खासकर हिंदी रंगमंच में,
वो अगर स्कूल के स्तर पर अगर शुरू हो जाए तो शायद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसमें दर्शक भी इस विधा को, रंगमंच को प्रोफेशनल एंगल से देखेंगे, शायद टिकट लेके आने लगे अगर स्कूल लेवल पे स्कूल लेवल पे ही अगर उनको ये इसकी गंभीरता का एहसास दिलाया जाए कि भाई ये भी एक विधा है जो काफी गंभीर तरीके से लेनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत देखिए, इम्पोर्टेंट बात कही आपने। अब हम थोड़ा सा मुझे याद आ रहा, जब मैं भी रंगमंच के साथ संलग्न था, कश्मीर में हमने बहुत सारे नाटक किए हैं। तो उन दिनों मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, ये कि उन दिनों हम जैसे होड़ लगी रहती थी कि हम मोहन राकेश का करें, या बादल सरकार का नाटक ले लें, या गिरीश जी जी कार्नाड का ले लें, या विजय तेंदुलकर का नाटक ले लें, कौन सा करें, होड़ लगी रहती थी। और इतने बड़े बड़े नाटक किए जाते थे, और आलेख भी बहुत अच्छे आते थे नाटकों के, हाँ, उसमें कोई जी संदेह नहीं था। जी जी मतलब मैं क्या वास्तव में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भारती जी, आपको लग नहीं रहा है कि रंगमंच के लिए जो आलेख आने चाहिए, नाटक आने चाहिए, उनमें कमी आ रही है? वो टेक्निक के नाटक नहीं आ रहे हैं, खास करके हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात कही है आपने उपेंद्र जी। मैं कमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कहूंगी अकाल पड़ गया है। अकाल है। हिंदी में आप नाटक खोजने जाएं तो आपको सच में नाटक नहीं मिलेंगे। गिने चुने लोग हैं जो लिख रहे हैं, है ना। तो वो जो एक दौर था मोहन जी का या धर्मवीर भारती जी का, वो उस वक्त के जो नाटक थे, कमाल के नाटक लिखे गए जो आज तक लोग करना चाह रहे हैं, करते हैं अभी कर और रहे हैं, वही अभी कर, वही। और जी बिल्कुल जी खुद मैंने किए हैं, आधे अधूरे किया है, अंधा अंधा युग किया है, तुगलक, गिरीश जी का तुगलक किया है। जी जी जी। है ना? तो वो उस दौर के जो नाटक थे और आज के दौर के नाटकों को देखें तो मतलब वो गंभीरता ही गायब हो गई है उस विधा की। आज के नाटक उस स्तर के नहीं हैं, जो भी मतलब जहाँ जहाँ तक मेरे पास जितने नाटक मैंने पढ़े। तो यही यही वजह है कि मुझे फिर उपन्यासों को की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो मेरे ज्यादातर नाटक उपन्यास बेस्ड है। मैं उपन्यास पढ़ती हूँ और उनको ड्रामेटाइज करती हूँ और फिर वो हम अभिनीत करते हैं। तो अभी भी मैं शरद पगारी जी का पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से नाटक खोज रही हूँ और ऐसा कोई नाटक हाथ लग ही नहीं रहा कि जिसको अंदर से इच्छा हो कि हाँ ये नाटक किया जाए। तो ये तो है उपेंद्र जी, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदी में नाटक जो हैं वो नहीं लिखे जा रहे हैं, अच्छे नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। लिख तो रहे हैं लोग, और मतलब वो पता नहीं, मतलब मोहन जी के स्तर, मोहन राकेश जी या वो उस दौर के जो नाटक थे उस स्तर के नाटक नहीं आ रहे हैं। लिखे तो हैं जा कुछ रहे हैं। नाटककार हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना हाँ, कि नाटक आने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आने चाहिए, वो आने नहीं आ चाहिए रहे। ना, बिल्कुल बहुत कम हैं और गिने चुने नाटक हैं सामने आते हैं। अगर ज्यादा लिखे जाएं तो जरूर है कि बहुत अच्छे नाटक भी उनमें आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन है दिक्कत अच्छा, है। एक। हालांकि जी। साहित्य कला परिषद ने इसी वजह से लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए ये मोहन राकेश जो ये फेस्टिवल ये लोग करते हैं हर साल, उसमें नए नाटककारों के नाटक जो हैं पुरस्कृत भी करते हैं, उनको अभिनीत भी करवाते हैं। तो लेकिन बहुत कम हो रहा है, और स्तर का तो है कि उस स्तर के नाटक नहीं है। आप कुछ कह रहे थे जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नाटकों में आपने काम खुद किया है, जी अभिनेत्री के रूप में, या कोई ऐसा विशेष भूमिका आपने निभाई है। तो कुछ नाटक आपको याद है जिसमें आप स्वयं कहते हैं, हाँ, मुझे मन से तसल्ली हुई है कि मैंने इस नाटक में इसकी भूमिका निभाई है और मेरा ये काम रहा है? कुछ बताइए उसके बारे में, याद करिए। नहीं, मैं तो अपने सभी नाटकों में कैसे ना कैसे अपने आप को डाल ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ निर्देशक की कुर्सी पर बैठी रहूं, मैं अपने लिए कोई रोल तो निकाल ही लेती हूँ और मंच पर आ ही जाती हूँ। मुझे अपने सारे ही नाटक बहुत पसंद है, और अपने सारे रोल जो मैंने किए वो बहुत पसंद है। ययाति प्ले में मैंने किया था
ये पुरु की पत्नी का रोल, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। एक नाटक है जो प्रसन्ना जी ने, मैंने जो जिसका जिक्र आपसे किया, जो हमारे एनएसडी के सेकेंड ईयर में हुआ था, फ्यूजियामा, तो उसमें मैंने आयशा आपा एक कैरेक्टर थी, उनका रोल किया था। वो मैं मेरी उम्र उस समय 24-25 साल की रही होगी, और ये जो आयशा आपा थी ये 80 साल की बुढ़िया थी। जी, तो उस उम्र में इतनी बड़ी उम्र का रोल करना वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, और बड़ा मज़ा भी आया, और प्रसन्ना जी की गाइडेंस में वो रोल किया मैंने, और वो उसकी प्रशंसा भी हुई बहुत, पर वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, और बहुत हद तक मैं उसको बहुत अच्छे से निभा पाई, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लगा कि दर्शकों की जिस तरह से प्रतिक्रिया मिली, तो वो एक नाटक, वो एक रोल है जो अभी भी मुझे काफ़ी, मतलब मैं बहुत वो रहती हूँ, काफ़ी याद करती हूँ उन दिनों को। तो वो करते करते समय बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि 24-25 साल में अगर 75-80 साल की उम्र का रोल करना हो, और वो मतलब अनुभवों की कमी तो थी ही उस वक्त, और अगर वो मतलब सफलतापूर्वक हो पाया तो ये आपकी उपलब्धि ही मानी जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा था, वो एक रोल मैंने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। जी। अच्छा, कोई ऐसा नाटक याद है आपको जो आपने डायरेक्ट किया हो और आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और काट छांट करनी पड़ी और उसको मंचीकरण का वो रूप देने के लिए आपने अपना उसमें पूरा पूरा योगदान दिया है? कोई ऐसा नाटक आपके आपके निर्देशन में गया होगा? नहीं, बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन शायद आपने वो नाटक देखा नहीं होगा। मैंने प्रमथनाथ ऋषि जी के उपन्यास पर आधारित एक नाटक किया था। पूर्णावतार है हम्म। उस उपन्यास का नाम। वो जरा की कहानी है। जरा जरा थे ना, जिनके हाथों कृष्ण का वध हो जाता है। तो हम्म। उसके उनके जरिए वो पूरा, मतलब पूरी फिलॉसफी है उस पूरे उपन्यास में, कि आप वो कृष्ण की मृत्यु हो जाती है उनके हाथों, और क्योंकि क्योंकि वो एक व्याग थे, और उनको बहुत, मतलब जैसे इंसान वास्तविक रूप में कुदरत ने बनाया वैसे रह रहे थे, तो पाप पुण्य जैसा ऐसा कोई भाव उनके अंदर था नहीं। तो वो भाव उनकी पत्नी उनके अंदर डाल देती है कि आपने पाप किया और आपने प्रभु का वध कर दिया है, तो वो एक भाव उनके अंदर आ जाता है कि मुझसे पाप हुआ, और वो भागते हैं वहां से, उस पाप से, उस गिल्ट से निकलने के लिए, कि कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊं। वो भागते हैं और बहुत ही उनकी जर्नी है पूरी, वो हिमालय तक जाते हैं, और इस दौरान बहुत सारे महापुरुषों से मिलते हैं। तो मतलब उनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है लास्ट में, अंत में आते आते तक, कि आप वो भाग रहे हैं अपने डर और अपने सारे डर और अपनी सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उस आप अपने साथ ही लेकर भाग रहे हैं। उस डर को आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो आपके शरीर आपके साथ ही जाएगा। तो वो एक ऐसा उपन्यास था जिसमें, जो मुझे बहुत ही जिसने प्रभावित किया, कि पूरी फिलॉसफी उस उपन्यास के जरिए प्रमथनाथ ऋषि जी ने समझा दी थी। तो उसको मंचित करने में मुझे काफी, मतलब चैलेंजेस आए। बहुत सारे लोकल्स थे, बहुत सारे स्थान पर वो जाते हैं जरा, और कृष्ण मतलब उस उनका पीछा कर रहे हैं, उनके मतलब जहन में है ये कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। तो वो उसको लेके काफी मुझे वो करना पड़ा कि किस तरह से इसको मंच पर लाया जाए। तो मैंने फिर उसको सिर्फ 5 स्पॉट्स में ही पूरे नाटक को खेला है। तो वो अभी हम लोगों ने 2-3 बार अभी किया भी है उसको, श्रीराम सेंटर में भी अभी रिपीट हुआ था, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में, इंडिया गेट में भी रिपीट हुआ था। प्रतिभा जी आई थी वो नाटक देखने। तो वो एक नाटक था, जो वो एक उपन्यास था जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, उसको रंगमंच पर लाना, लेकिन वो बहुत बखूबी आ गया। रंगमंच का मैंने जैसे आपको बताया कि रंगमंच एक ऐसी विधा है ना, कि वहाँ आप फिल्म कर रहे हैं तो आपको पूरा सेट और पूरा वो लोकेल आपको चाहिए होगा, आप उस दृश्य आपको वास्तविकता में दिखाना पड़ेगा। रंगमंच में तो आप सिर्फ कह दें कि देखिए चांद निकल आया, तो वो दर्शकों के मानस में चांद निकल आता है। आप अपने साथ साथ दर्शकों की इमेजिनेशन को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
है ना? तो क्या आपको जी, आपको एक्चुअली चाँद नहीं लाना है स्टेज पर, आप कह भर देंगे तो उनके दिमाग में वो चाँद उनको दिख जाएगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन तो यूज़ कर ही रहे हैं, आप दर्शकों की इमेजिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं। तो प्लस पॉइंट है ये रंगमंच का, कि आप सिर्फ़ एक 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 स्पॉट में पूरा नाटक खेल सकते हैं। तो कितना देखिए, तो कितना मतलब जी, तो कितनी एज अ डायरेक्टर, एज अ मतलब निर्देशक के रूप में आपने नाटकों में कितनी लिबर्टी ली है, कितनी स्वतंत्रता ली है आपने उस नाटक को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने में, जो मैं तो मौलिक बहुत नाटक था। हाँ जी जी जी। जी, जी, मैं बहुत बहुत स्वतंत्रता लेती हूँ, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि डर भी लगता है कि जो लेखक हैं शायद वो, हालाँकि मैं परमिशन ज़रूर लेती हूँ लेखकों से, जिनके भी नाटक मैंने किए हैं। गिरीश जी का तुगलक किया था तो उनसे भी उस वक़्त वो ज़िंदा थे, तो उनसे भी परमिशन ली थी। तो परमिशन ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैं उस नाटक में काट-छाँट तो ज़रूर करती हूँ। अभी क्या है ना, अभी का दौर देखिए उपेंद्र जी, मतलब एक ज़माना था जब 3 एक्ट के नाटक और 3-3 4-4 घंटे का नाटक दर्शक देख लेते थे बड़े आराम से बैठ के, है ना? बड़े मतलब 3 घंटे का भी है, साढ़े 3 घंटे का भी है। एक तो ये आने-जाने की इतनी समस्या नहीं होती थी और कल्चर भी था कि 3-3 एक्ट के नाटक होते थे। अभी क्या है कि आप 1.5 घंटा मैक्सिमम पौने 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, तो आपको काट-छाँट करनी ही पड़ती है। तो मैंने तुगलक में भी काट-छाँट की, मैंने अंधायुग में भी काट-छाँट की, आधे-अधूरे में भी काट-छाँट की। जहाँ एडिटिंग की गुंजाइश मुझे लगी वो लेकिन वो नाटक का एसेंस बने रहना चाहिए। जो जो नाटक का कहना चाह रहे हैं, वो जो फ्रेम है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना ध्यान ज़रूर रखा जाता है। लेकिन लिबर्टी तो मैं लेती हूँ कहीं जी। मतलब नहीं, लेकिन जो नाट्य समीक्षक होते हैं तो उनकी, देखिए एक तो दर्शक होता है जो आ गया हॉल में देख के चला गया, दूसरे जो जी। नाट्य समीक्षक बैठे होते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जो आप परिवर्तन करते हैं, कभी कुछ आलोचना का भी सामना करना पड़ा है या नहीं? नहीं करते हैं आलोचना। देखिए अंधा युग में मैंने अंधा युग मेरे से मतलब पता नहीं, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने वो अंधा युग पूरा किया था। और उसमें जो शिव तांडव है, वो अमूमन लोग करते नहीं। अगर आपने अंधा युग पढ़ा हो तो उसमें शिव तांडव का एक सीक्वेंस है, तो जी वो जी। नहीं करते पर मैंने डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि जब वो अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का वध करने के लिए रात को जाते हैं और उनके पास वो रीज़न है उनको मारने का, रीज़न है। कुछ हुआ है पास्ट में, है ना? उनको प्रोवोक किया गया है और वो रात को जाते हैं वध करने। तो वहाँ शिव जो है वो उनका अपना विवेक ही है, जो उनसे कहता है कि आप वो खुद ही अपना त्रिशूल उसको दे देते हैं अश्वत्थामा को, कि ये लो, क्योंकि उन्होंने भी गलत किया, पांडवों ने भी गलत किया, तो तुम अपनी जगह ठीक हो। तो वो अपना त्रिशूल देते हैं। तो वो एक सीक्वेंस जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं, मतलब नहीं किया है लोगों ने, मैंने लेकिन किया था। मैंने किया और आगे पीछे थोड़ी बहुत काट-छाँट की और मैंने पूरा अंधा युग किया था। लोग ज़्यादातर वहाँ तक करते हैं जो कृष्ण और गांधारी का संवाद है, वहाँ तक करते हैं। वहाँ कृष्ण के की जो वाणी है वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो मैंने पूरा किया था, मैंने युधिष्ठिर का भी रखा था एंगल, सारा रखा था। तो कुछ लोग मतलब थी प्रतिक्रिया कि भई नाटक एक तो लंबा लगने लगा लोगों को, दूसरा कि ये शिव जो है वो प्रवाह को रोक रहा है। तो लेकिन मुझे वो तर्कसंगत लगा कि वो शिव क्यों आए उस जगह पर, वो उनकी अपना ही विवेक है और वो आके वो कह रहे हैं कि तुम भी अपनी वो उस अश्वत्थामा छटपटा रहे हैं कि मैं क्या करूं, हालांकि उनको भी ठीक नहीं लग रहा है कि मैं सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दूं, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तो वो शिव खुद ही कहते हैं कि नहीं, जब वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार कर ली है तो अब जाओ, अब तो फिर अब सब कुछ जायज है। तो वो खुद ही अपना त्रिशूल देते हैं, तो मैंने वो रखा था। तो ठीक है, किसी को ठीक लगा, किसी को नहीं लगा, लेकिन वो अगर बात की बात है, लेकिन आपका जो निर्देशक कह रहा है, अपना निर्देशक, जी, उस हिसाब जी, ने वो प्रस्तुत कर दिया। जी, अच्छा, मेरी हाँ। एक और जिज्ञासा है, विजय तेंदुलकर का शांतनता कोट चालो आहे कभी करने का मौका मिला आपको?
मैंने सोचा बहुत बार, लेकिन ये एक खामोश नाटक। अदालत जारी है। जी हाँ, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसके बहुत अच्छे-अच्छे शोज़ हो चुके हैं पहले, और अच्छा। मुझे जो भी मैं नाटक उठाऊँ उसमें कुछ नयापन ज़रूर चाहिए। तो मैं ज़्यादातर उपन्यासों की तरफ या कहानियों की तरफ ज़्यादा रुख करती हूँ, या कोई नया नाटक आ जाए जो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो। ये था कि ये 3 नाटक हैं, अपवाद हैं मेरे सिलेक्शन में, आधे अधूरे, अंधा युग और तुगलक, क्योंकि ये मेरे टीम मेंबर्स करना चाह रहे थे। क्षितिज में बच्चे करना चाह रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, हम करते हैं, ये नाटक भी करते हैं, क्योंकि अगर आप जो कंटेंट में कुछ नयापन ज़रूर होना चाहिए, तो दर्शकों के हाँ, लिए भी एक नई स्क्रिप्ट सामने आए। देखिए, मैंने शरद पगारी जी का बेगम ज़ैनाबादी किया, मुझे बड़ी अच्छी वो उपन्यास बहुत, आपने अगर पढ़ा हो, औरंगज़ेब को हमेशा तानाशाह के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन वो उनका वैसा बनने के पीछे रीज़न क्या था? क्यों वो तानाशाह बन गए, क्यों वो इस तरह के हो गए, वो उस उपन्यास में है, बेगम ज़ैनाबादी उपन्यास में है कि वो उससे पहले वैसे नहीं थे। उनकी प्रेयसी का वध उन्हीं की अपनी बहन रोशन आरा ने करवा दिया, और वो जो जिस तरह का वो षड्यंत्र रचा गया, वो उस तरह के थे, मतलब औरंगज़ेब इस तरह के थे नहीं, लेकिन उनका सच्चा प्रेम हुआ, और वो एक वैश्या थी ज़ैनाबादी। तो जिस तरह से षड्यंत्र करके ज़ैनाबादी को मारा गया, उसके बाद उन्होंने ऐलान करवा दिया कि पूरे हिंदुस्तान में संगीत नृत्य ये बंद हो जाए, क्योंकि वो नाचती थी, इनकी जो प्रेयसी थी वो नाचती थी, नर्तकी थी। तो उसी के बाद उन्होंने फिर वो कट्टरता आ गई उनके अंदर, क्योंकि वो बहुत खुश थे, बुरहानपुर में ही रहते थे वो। तो इतना अच्छा, मतलब विषय है ये। पूर्णावतार जिसका ज़िक्र मैंने किया, ये देख लीजिए कितना, मतलब अच्छा। तो नाटक में कुछ नयापन मेरे लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत कंटेंट कंटेंट में नयापन होना चाहिए, और नयापन जो हो। जो आपका जी, ऑडियंस है, तो वो भी नयापन चाहते हैं ना। हाँ, वो वो तो भी बार चाहते बार हैं। एक ही, तो वही। इसी को ध्यान में रखते हो आप इतने सालों से नाटक कर रही हैं, तो आपकी जी। नज़र में उत्तरोत्तर क्या विकास होता रहा, क्या टेक्निक में क्या चेंजेस आते रहे हैं? पहले तो भारी भरकम वाले सेट होते थे, सेट लगाए जाते थे, और पूरे कारपेंटर लाए जाते थे, लेकिन आजकल तो प्रतीकात्मक होता है। तो हुँ। आप किस तरह के परिवर्तन आ गए उस टेक्निक में, मंचीय तकनीक में? जी। मेरे भी कई नाटकों में ना काफ़ी मैं सेट वेट बहुत इस्तेमाल करती रही हूँ। हालाँकि उतना बजट नहीं होता है, तो मिनिमम उसमें जितना भी हो सके, तो वो तो मैं करती हूँ। कभी वो, लेकिन वो सेट और जो भी मंचीय व्यवस्था है, वो नाटक के अनुरूप ही होती है, कि नाटक की ज़रूरत है तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं करना है। अभी लेकिन बाहर की, अगर आप मेरे नाटकों की चर्चा कर रहे हैं, या इन जनरल पूरे रंगमंच में जो तो बदलाव आए? आपके नाटकों के साथ-साथ इन जनरल भी बात हो जाए तो कोई जी, दिक्कत नहीं है। जी, जी। तो एक तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे की समस्या तो होती है। बड़े-बड़े सेट राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रस्तुतियों में तो संभव है, लेकिन बाहर जैसे हमारी जैसी संस्थाएँ हैं, या हमारी जैसी और संस्थाएँ हैं, हम लोगों के लिए उतने बड़े-बड़े सेट अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम प्रतीकात्मक उस पर ही चलते हैं, कि जितना मिनिमम उसमें हम कर पाएँ। जैसे अभी प्रतिभा जी का महाश्रवण किया, तो उसमें भी हम बहुत मिनिमम सेट में ही उसको कर पाए। और अगर कथे में जान है, एक स्क्रिप्ट में एक नया कंटेंट में एक नयापन है, तो ये चीज़ें फिर सेकेंडरी हैं। ये तो देखिए सजावट है, वो तो आप कम ज़्यादा जितनी भी आपकी आपका बजट है, उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो स्क्रिप्ट है, जो कंटेंट है, उसमें नयापन होना चाहिए, उसमें कुछ बात होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो अभिनेता हैं, वो इतने परिपक्व हों कि वो उस बात को, जो भी वो लेखक कहना चाह रहा है, और लेखक के बाद जो निर्देशक कहना चाह रहा है, उस चीज़ को दर्शकों तक पहुँचा सकें। क्योंकि कंटेंट नया है, लेकिन अगर आपके अभिनेता उसको अच्छी तरह से अभिनीत नहीं कर रहे हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। तो मेरे नाटकों में ज़्यादा ज़ोर जो है वो अभिनेताओं के ऊपर ज़्यादा होता है, कि
वो बहुत अच्छी तरीके से अभिनीत करें अपने जो उनका कैरेक्टर है, पूरी समझ के साथ उसको उतारें रंगमंच में। तो इस पर ज्यादा जोर रहता है। अगर अभिनेता अच्छे से अभिनय कर रहा है तो बाकी चीजों पर दर्शकों का ध्यान भी नहीं जाता है। तो हम लोग ज्यादा जोर मेरे नाटकों में एक्टिंग पर ज्यादा जोर रहता है कि जो मेरे एक्टर्स हैं वो उस कैरेक्टर को पूरी मतलब समग्रता में उसको सामने प्रस्तुत करें कि वो वो पात्र खोखला ना लगे। तो ये अच्छा, जो अलग अलग ड्रामा फेस्टिवल्स रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, तो उनका क्या अनुभव रहा आपको? बाहर जाने का मौका मिला और क्या रिस्पॉन्स रहा, वो अपने मित्रों के लिए बताना चाहिए आपको। जी जी, नहीं मैंने काफी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी किया है। जैसे मैंने बताया राजूला मालुशाही हम लोगों ने किया था, तो उसको हम काफी कंट्रीज में आईसीसीआर के थ्रू लेकर गए। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, रोम, सीरिया, कुवैत, बहुत जगह ये रीजन हमने कवर किया था। और उसका हालांकि वो रीजनल लैंग्वेज में था लेकिन म्यूजिकल था, तो भाषा तो लोगों को नहीं समझ में आती थी, लेकिन जो उसका निर्देशन किया था बीएम शाह जी ने, तो जो मंच पर जो चीजें होती थी उसको वहाँ के लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। बहुत मतलब उनको भाषा नहीं समझ में आती थी लेकिन उनको भाव समझ में आ जाता था। तो वो तो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था वो राजूला मालुशाही। और अभी रिसेंटली 2018 में हम मॉरिशस गए थे, क्षितिज मॉरिशस गया था। मेरा एक नाटक है कर्म भूमि, विद्याधर हम्म। पुंडलिक जी ने उसको लिखा है। वो जी जी। महाभारत के 18 साल के बाद द्रौपदी और अश्वत्थामा का सेल्फ रियलाइजेशन है कि जो हम्म। इतना बड़ा महाभारत हम लोगों ने किया अपने अपने मतलब दम्भ को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इतनी मार काट की, इतना कुछ, किसने क्या पाया? जिसकी जीत हुई उसने उसकी भी हार हुई। द्रौपदी के क्या भी बात। बच्चे नहीं रहे, है ना? तो जी जी जीत जी। अपने में संपूर्णता लेकर नहीं आती है जीत, वो खंडित जीत ही होती है। अगर युद्ध हुआ तो जीत किसी की संपूर्ण जीत तो हो ही नहीं सकती है। तो इस विषय पर वो नाटक था। तो ये क्या बात। बहुत। पात्र देखिए अश्वत्थामा और द्रौपदी, ये क्या बात। दोनों ये दोनों का कॉन्वर्सेशन है, ये दोनों का सेल्फ रियलाइजेशन है। और लास्ट उसका मतलब एंड में उस नाटक में ये होता है कि द्रौपदी जो घाव अश्वत्थामा को दिया था, मणि भीम से निकलवाई थी, उस घाव पर वो तेल डालती हैं द्रौपदी, उस घाव पर तेल डालती हैं और उनको वरदान देती हैं कि तुम जिस भी द्वार पर जाओगे तो सबसे कहना कि द्रौपदी ने सबसे पहले मेरे घाव पे ये तेल डाला था और तुम्हें तेल जरूर मिलेगा। तो वो बहुत सुंदर नाटक है। तो वो नाटक हम लोग मॉरिशस लेके गए थे और हिंदी दिवस पहली बार वहां मनाया गया था मॉरिशस में। क्योंकि भारत सरकार ने जो हिंदी भाषा को के प्रचार के लिए जो एक ऑफिस जो खोला है वो मॉरिशस में ही है, हिंदी प्रचार प्रसार के लिए। उसका केंद्र जो है वो मॉरिशस है। तो वहाँ फिर इंडियन वहाँ की जो मतलब हमारे हाई कमीशन है उनके थ्रू फिर हम लोग वहाँ गए थे और बड़ा सुंदर नाटक हुआ। जहाँ भी परफॉर्म किया हमने, लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी वहाँ भी। तो मज़ा तो आता ही है। आपके नाटक अगर उनको प्रशंसा मिलती है तो आपको अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखिए 1 घंटा 8 9 10 मिनट लगभग निकल गए, पता भी जी नहीं चला बातचीत। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत ही अपने सच्चे मन से बताइए, कभी आपको मन नहीं हुआ कि फिल्मों में काम करना चाहिए एज 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 एन एक्टर जिसको कहते हैं? तो कभी ये आपके मन में आया नहीं, नहीं या नहीं रंगमंच से ये ही आपने संतुष्टि की? नहीं 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 नहीं, ये कहना तो मतलब गलत होगा कि ऐसा कुछ नहीं आया। देखिए गए थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो यही मतलब था कि हम भी वहां पर जाएं, मुंबई जाएं और फिल्मों में, क्योंकि उसकी मास अपील है और जितना ज्यादा लोग आपका काम देखें, आपको प्रशंसा मिले तो वो सभी को अच्छा लगता है। दूसरा पैसा पैसा भी है वहां पर, ये जरूर था। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि मुंबई जाना हो ही नहीं पाया। तो गई मैं जरूर, जी के लिए एक फिल्म हमने बनाई थी काला हीरा नाम से।
तो अपने प्रोडक्शन के लिए ही जाना हुआ, हालांकि एक्टिंग के लिए स्ट्रगल, मतलब एक्टिंग के लिए जाना नहीं हो पाया। तो उस दौरान 2-3 साल आना जाना ज़रूर रहा है मुंबई। जी के लिए 2001 में वो जी में वो फिल्म आई थी हमारी, मेरा ही प्रोडक्शन था, काला हीरा नाम से। हम उसको एपिसोडिक बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट था जो चासनाला कोल माइन डिजास्टर, आपको अगर याद हम्म हो, ड्यूरिंग हम्म इमरजेंसी जो हुआ था, उस पर जी बेस्ड जी। था। वो संजीव जी का नॉवल है, सावधान नीचे आग है, उस पर बेस्ड था वो काला हीरा। तो उसमें मतलब वो भी बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। वो मैंने प्रोजेक्ट लिख के एपिसोडिक फॉर्म में डीडी में सबमिट किया था, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। वो अप्रूवल मिल गया था, लेकिन हम स्पॉन्सर्स जुटा नहीं पाए। तो फिर हमने वो प्रोजेक्ट जी को दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको फिल्म फॉर्मेट में बनाइए। उनको अच्छा लगा वो, मैंने ही उसका स्क्रीन प्ले लिखा था। तो उसके क्या लिए बात। उस दौरान जाना हुआ, और वो फिल्म हमने बनाई और बहुत खूबसूरत बनी। वो टेलीकास्ट भी हुई। अपने सारे एनएसडी के लोग ही उसमें अभिनय कर रहे थे। पवन मल्होत्रा जी थे, मैंने उसमें एक्ट भी किया, स्क्रीन प्ले भी लिखा, और नामदेव जी थे, अपने व्यास जी थे। तो उस दौरान जाना हुआ, लेकिन एक्टिंग के लिए जाना संभव हो नहीं पाया संभव। हो नहीं। तो हाँ, लेकिन उसका कुछ ऐसा पश्चाताप भी बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि रंगमंच मेरे साथ साथ चला है। नहीं तो नहीं, रंगमंच ने इतना जबरदस्त अद्भुत काम किया है। तो जी, अच्छा, लिटरेचर और थिएटर के अतिरिक्त आपको क्या और क्या किस में रुचि है? आपके आपका पैशन क्या है? आपका हॉबी क्या है आपकी? पढ़ना, मैं कहूंगी कि मैं पढ़ती हूँ काफी। जी, तो अगेन वो लिटरेचर में ही आ जाएगा। वो तो तो लिटरेचर ये, में ही आज। जी। हाँ, अच्छा तो अच्छा, ये, इस बातचीत के दौरान आपको लगा कि कुछ पॉइंट्स हम मिस कर गए जिनको आप रिवील करना चाहते हैं यहाँ पर, बताना चाहते हैं? कुछ ऐसा लगा आपको, लग रहा है? मेरा ख्याल है लगभग सभी उन पर बातें हो ही गई हैं, कम ज्यादा जितनी भी। चलिए हम पुराने बातचीत का अब समापन इस पॉइंट पे करते हैं। अंत में ये बताइए कि एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए पुरस्कार कितना महत्व रखता है? आपको संगीत नाटक अकादमी की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जी राष्ट्रपति जी, जी ने आपको स्वयं दिया है। तो हाँ वो जी, चित्र मैंने देखे हैं, वीडियोस भी बहुत अच्छे आए हैं। तो जी आपकी नज़र में जो पुरस्कार होता है एक कलाकार के लिए, कितना महत्व रखता है वो पुरस्कार? जी, महत्व तो रखता है। महत्व इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि आपको, मतलब आपका काम की सराहना हो, तो आपको एक प्रोत्साहन तो मिलता ही है, और बेहतर काम करने के लिए आप प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन वही है कि आप देखिए, पुरस्कारों के लिए तो काम कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि आपका ये पैशन है, आप काम कर रहे हैं, और उस काम को अगर प्रशंसा मिलती है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है अवार्ड देकर, तो खुशी तो होती है, आपको भी अच्छा लगता है, और आप और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। तो हाँ, मतलब महत्व तो है, पुरस्कारों का महत्व ईश्वर तो है। ईश्वर करे आपको इससे भी बड़े-बड़े पुरस्कार मिलें, क्योंकि अरे, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और आगे जी, बहुत काम करते रहिए। थिएटर में जी, जी। संभावनाएँ बहुत है, बहुत है। हाँ, अब है तो। जी, कहते हैं ना सिनेमा में, अब ये देखो जी, अब आपकी इनकी इतनी आयु हो गई है, अब ये नहीं कर पाएँगे। लेकिन थिएटर में हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं, थिएटर में आप अनवरत काम करते रहिए, बिल्कुल, निरंतर चलते। थिएटर थिएटर बहुत अनुभव माँगता है, अनुभव बिल्कुल। की उसमें आवश्यकता होती है, हाँ और जी। वो अनुभव आप में है भारती जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो मित्र हमारे बीच में, बहुत सारे मित्र, मैं उनका तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतने समय के लिए वे लगातार आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे, ये मेरे प्रति भी बहुत आदर जी, सम्मान की जी। बात है। और आप सभी का आए तो बहुत-बहुत उनके लिए धन्यवाद। 2 शब्द कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, नहीं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप, मतलब इतने, हम 1 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप लोग लगातार बने हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी, भार भारती जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। वैसे भी आप व्यस्त रहती हैं अपने नहीं, कार्यों में, धन्य और मैं जी, कब से जी। चाह रहा था आप आ जाएँ हमारे मंच पर। हाँ जी। आप बीच में मुंबई भी चली गई थी, जी, वहाँ मैं पर भी मुंबई आपका गई थी। हाँ, आपका जी, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। जी, लेकिन जी। देर आए दुरुस्त आए, बातचीत बहुत अच्छी, एक अनौपचारिक ढंग जी, से तरीके से बातचीत हुई। और जो जी, मित्र जी। हमारे साथ हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
कि वे लगातार आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। तो मैं आपका बहुत-बहुत जी, आत्मीय बहुत-बहुत धन्यवाद उपेन जी। थैंक यू बहुत-बहुत सो धन्यवाद। मच। नमस्कार करता हूँ, जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ ही सुपरिचित अभिनेत्री, निर्देशिका और रंगकर्मी सुश्री भारती शर्मा जी, और इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न होता है। मुझे ये यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।